नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था हमारा गवर्नर यानी कि राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद और चौथा हमने पढ़ा था विधानसभा। आज हमारा 5वां टॉपिक है जिसका नाम है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 15 से लेकर 18 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा वेटेज है। यानी कि आप देखोगे तो लगभग 15-16% वेटेज हैं। तो यहाँ से आप जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली हैंडल कर सकते हो, और काफ़ी छोटा टॉपिक भी है राजस्थान का पॉलिटी, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। आपको पूछा जाए कि जो उच्च न्यायालय है वो भारत के संविधान के किस भाग में उनका उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है भाग 6 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख करते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे हम बात करेंगे कि दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। आगे हम देखने वाले कि किस किस में जो उच्च न्यायालय हैं, किन किन राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इसके बाद में आगे चल के 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद में 1947 में 11 प्रांतों में 11 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अगर लेटेस्ट जो उच्च न्यायालय है उसकी बात करें तो 2019 में 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि जो लेटेस्ट उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है वो कौन सा उच्च न्यायालय है, तो वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि 2019 में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। देखो, अनुच्छेद 214 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ये हमारे मूल संविधान में था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 एक संशोधन किया गया, जिसका है नाम है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। उसके तहत ये कहा गया कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, यानी कि एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक राज्य भी आ सकते हैं। अब देखो, वो कौन कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक राज्य आते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखो, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मिजोरम। यानी इन चारों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, जो कि कौन सा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके बाद में आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसमें 2 तो है राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। देखो वो कौन कौन से हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा और तीसरा है दमन दीव और दादर नगर हवेली। 2020 से पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के कारण दोनों को, दमन दीव को और दादर नगर हवेली को विलय कर दिया गया, तो अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत वर्तमान में एक महाराष्ट्र, एक गोवा और दूसरा गोवा, ये 2 राज्य, और दमन दीव और दादर नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसके बाद में बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आता है पश्चिम बंगाल और दूसरा आता है अंडमान एवं निकोबार। यदि आपसे पूछा जाए कि अंडमान एवं निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इसके बाद में बात करते हैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की,
तो इसके अंतर्गत भी एक तो पंजाब और हरियाणा ये दोनों राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की, जिसमें तमिलनाडु राज्य आता है और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसके बाद में केरल उच्च न्यायालय में एक तो केरल राज्य आता है और दूसरा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ये एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय है जिसमें दोनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो प्लस 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर क्या करता है, नियुक्त करता है। यानी अपने विवेक के आधार पर नहीं कर सकता, उसको जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर ही किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। न्यायाधीशों को शपथ की बात करें तो राज्यपाल दिलाता है। देखो, नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। याद रखना। अगर स्थानांतरण की बात करें यानी कि न्यायाधीश की अगर ट्रांसफर की बात करें तो वो कोलेजियम के द्वारा। और देखिए कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम होता है जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको मिला के एक कोलेजियम बनाया जाता है और उस कोलेजियम के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि किसी न्यायाधीश को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का जो निर्णय है वो कोलेजियम लेता है। और इसके अंतर्गत एक चीज और है कि दोनों हाई कोर्ट का मतलब किसी न्यायाधीश को किस राज्य से जिस राज्य से ट्रांसफर किया जा रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका, और जिस राज्य में किया जा रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उन दोनों से परामर्श के बाद में उनका ट्रांसफर किया जाता है। कार्यकाल की बात करें न्यायाधीशों को तो ये हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जो संसद के नियम हैं उनमें ये बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो कार्यकाल है उनका 62 वर्ष की आयु सीमा तक है। यानी किसी न्यायाधीश की यदि आयु 62 वर्ष हो जाती है तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है। 62 वर्ष तक ही वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना रह सकता है। हटाने की प्रक्रिया की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की समान ही होती है। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के तहत। अब इस महाभियोग की प्रक्रिया को हम जो जब भारत की पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें डिटेल से समझेंगे। आपको ये याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। अब इस प्रक्रिया को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम न्यायाधीशों की योग्यताओं की, यानी कि कौन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो सबसे पहले है भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त यह है कि न्यूनतम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील हो या फिर न्यूनतम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश हो। या तो वो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील हो या न्यूनतम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है जो उच्च न्यायालय है उनसे जो नीचे के जो न्यायालय आते हैं उनको, तो उनमें 10 वर्ष तक का न्यायाधीश का क्या हो अनुभव। न्यायालय की अधिकारिता की बात करें तो देखो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 225 में। और 2 प्रकार की अधिकारिता है न्यायालय के पास यानी उच्च न्यायालय के पास। एक है आरंभिक अधिकारिता और दूसरी है अपीलीय अधिकारिता। देखो, आरंभिक अधिकारिता की बात करें तो उसमें आता है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, कंपनी मामले, ये सब मामले आते हैं आरंभिक अधिकारिता। नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यानी यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सांसदों व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो भी उच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकार है। राजस्व विषय तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित कोई मामला हो तो वो भी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भेजे गए मामले भी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत है। तो ये सब मामले थे आरंभिक अधिकारिता की।
अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय का जो अपीलीय अधिकारिता है उसके बारे में। जिला न्यायालय तथा सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील, यानी यदि किसी व्यक्ति ने जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय में निर्णय किया और उनके निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है तो उनके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किसमें? उच्च न्यायालय में। तो ये हो गया अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जा सकती है। अब देखो, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय के विरुद्ध कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। और यदि उच्च न्यायालय में भी एकल पीठ अगर ये निर्णय देती है, अगर उस निर्णय से भी वो अगर संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय की ही खंडपीठ के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर सकता है। और यदि इससे भी संतुष्ट ना हो तो फिर कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निम्नलिखित दो प्रकार के मामले में अपील की जा सकती है, एक होते हैं दीवानी मामले और एक होते हैं आपराधिक मामले, यानी कि सिविल और क्रिमिनल। दो प्रकार के होते हैं, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले। तो सिविल मामलों की बात करें तो इसमें प्रथम अपील तथ्यों का प्रश्न हो या फिर विधि का प्रश्न, यानी कोई कानून का प्रश्न हो तो प्रथम अपील बोलते हैं उसको, और द्वितीय अपील में केवल विधि का प्रश्न निहित होना चाहिए। तो ये मामले आते हैं दीवानी मामले, यानी कि सिविल मामले। आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों की बात करें तो 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो उनके लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अलावा जो मृत्यु दंड के सभी मामलों में उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है। कि मान लीजिए अगर जिला न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाता है तो उसका अनुमोदन उच्च न्यायालय से करना कंपलसरी है, यानी आवश्यक है। अब बात करते हैं हम रिट अधिकारिता की, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों ही न्यायालय ऐसे हैं, ये केवल दो ही न्यायालय हैं। ये जो नीचे के न्यायालय हैं, जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय, इनके पास रिट का जो अधिकार है वो नहीं है। केवल सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उन्हीं के पास इसका अधिकार है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 में, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 में रिट का अधिकार है, और इसके तहत जो उच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिसमें कौन कौन सी है? सॉरी, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबस कॉर्पस, दूसरा आता है परमादेश यानी कि मैंडामस, तीसरी है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और चौथी है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरिटी, और पांचवी है अधिकार प्रचार यानी कि क्वो वारंट। अब देखो इन पांचों जो रिट है इनमें क्या अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो ये किसी अधिकारी को ये आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या किया जाता है, किसी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए। दूसरी है परमादेश। परमादेश में क्या किया जाता है, अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र यानी जो उसका अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर कार्य ना करे। परमादेश यानी परम आदेश, उच्च न्यायालय के द्वारा परम आदेश दिया जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करे। ये अधिकारी के लिए है, यानी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है। अब तीसरी है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध जो रिट है सॉरी प्रतिषेध जो रिट है वो न्यायिक एवं अर्धन्यायिक जो संस्था होती है उसके विरुद्ध जारी की जाती है। याद रखना, जो परमादेश है वो अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है, जबकि जो प्रतिषेध है वो न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। और उस किसके लिए जारी की जाती है कि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करे। अगली है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण भी जो न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था है उसके विरुद्ध ही जारी की जाती है, और यह भी अधिकार क्षेत्र के बाहर ही जारी की जाती है। जब दोनों ही अधिकार क्षेत्र के बाहर जारी की जाती है तो इनमें अंतर क्या है प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में? तो देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है। यदि कार्रवाई को रोकने के लिए रिट जारी की जाती है, मान लीजिए कोई कार्रवाई चल रही है और उसको रोकने के लिए अगर रिट जारी की जाती है तो उसको बोलेंगे प्रतिषेध रिट। और यदि निर्णय दे दिया गया है और उस निर्णय को समाप्त करना है तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाए। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा कि कार्रवाई को यदि रोकनी है, चलती हुई कार्रवाई को रोकना है तो प्रतिषेध रिट जारी, और यदि निर्णय दे दिया गया है तो उस निर्णय को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। निर्णय को समाप्त इसलिए क्योंकि उन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य किया है, तो वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य ना करें इसके लिए ये रिट जारी की जाती है। तो परमादेश को याद रखना है कि अधिकारी के खिलाफ, प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध। अगली जो हमारी पांचवी
रिट है वो है अधिकार प्रचा। ये अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अगर आसीन हो जाता है, यानी उसका कोई अधिकार ही नहीं है और वो किसी संवैधानिक पद पर क्या रह जाता है, पद पर आसीन हो जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है कि उसको हटाया जाए, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। वो किस बेस पर वो उस पद पर क्या हो गया है, आसीन हो गया, तो उसके लिए अधिकार प्रचा, यानी उसका अधिकार नहीं है, तो उसके लिए अधिकार प्रचा यानी कि क्वो वारंटो रिट जारी की जाती। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिट थी जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया। और देखिए एक चीज याद रखना, चंद्र कुमार वाद 1997 में ये बताया गया था कि रिट अधिकारिता संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचे की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। यदि मूल ढांचे का हनन होता है तो यदि किसी कानून के द्वारा मूल ढांचे का हनन होता है तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड यानी कि खारिज कर सकता है कि ये जो कानून है वो मान्य नहीं। तो ये चंद्र कुमार वाद 1997 में ये बताया गया था, जो रिट अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्या है, मतलब हमारे संविधान का क्या है, मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 215 की। 215 में क्या बताया गया है, अभिलेखीय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना का उल्लेख। यानी कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया, यदि उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई न्यायालय देता है तो उसको अवमानना बोला जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने न्यायालय की अवमानना कर दी तो उसको भी क्या क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा देखो उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए अनुकरणीय है। यानी मान लीजिए यदि उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो वो जो उससे नीचे के न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय, तो उनको उस उच्च न्यायालय के जो फैसला है उसका पालन करना अनिवार्य है। उसी प्रकार यदि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई फैसला सुनाया है तो उससे जो नीचे न्यायालय है उच्च न्यायालय, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुकरण करना बहुत जरूरी है, यानी आवश्यक है। अन्य न्यायालय उन निर्णयों की समीक्षा या आलोचना नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई फैसला सुनाया तो उसकी आलोचना उच्च न्यायालय नहीं कर सकता, और उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया है तो जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय उसकी आलोचना नहीं कर सकता। यानी कि जो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो न्यायालय है वो राज्यों के अलग होते हैं और जो सेंटर का होता है वो अलग होता है, यानी वो अपने अलग अलग फैसले सुना सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानना पड़ता है उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय के फैसले को मानना पड़ता है, उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय के द्वारा मानना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो उसको 6 माह की सजा व 2000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना की जाती है तो 6 माह की सजा व 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की, यानी जुडिशियल रिव्यू। याद रखना जुडिशियल रिव्यू ये हमारे संविधान का क्या है, मूल ढांचा है, यानी इसको जो है सरकारें क्या नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 13(2) के क्लोज में न्यायिक पुनरावलोकन का क्या है, उल्लेख। संसद व राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों की क्या कर सकता है, समीक्षा। और इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है, लेकिन जो नीचे के न्यायालय उनके पास नहीं है। संविधान के विरोधी होने पर उन्हें शून्य घोषित, नल एंड वॉइड घोषित कर सकते, यानी कि वो जो अधिनियम है उसको क्या किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। निर्णय केवल राज्य में लागू। देखो न्यायिक समीक्षा की उच्च न्यायालय की बात करें तो जो न्यायिक समीक्षा करता है उच्च न्यायालय, उसका निर्णय केवल और केवल राज्य में लागू होगा। मान लीजिए जैसे राजस्थान में यदि कोई अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और वो जो कानून है वो मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसका फैसला जो राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है वो केवल राज्य में ही लागू होगा। यदि पूरे देश में लागू करना है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुनाएगा। ठीक है। उच्च न्यायालय में राज्य में स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण कर सकता है, यानी कि ये कह सकता है कि आपको इसका पालन करना आवश्यक है। ये कहा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में कि जो केंद्रीय कानून है उनके पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में
यदि उच्च न्यायालय केंद्र के कानूनों की पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगले साल 43वां संविधान संशोधन 1977 लाकर पुनः ये अधिकार दे दिए गए, यानी कि यदि केंद्र के कोई कानून रहते हैं तो उनका पुनरावलोकन करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास होगा। तो ये हमारा टॉपिक था उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी स्टडी को जारी रखना है, क्योंकि 1 अक्टूबर काफ़ी करीब आ गए हैं, जो कि आरएस प्रीलिम्स का दिन है। आई होप कि आप आरएस प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो, तो इसके लिए आप राजस्थान पॉलिटी को यहाँ से कवर कर सकते हो। और मैंने जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट कराया है। एक मैराथन वीडियो है 5 घंटे का, उस 5 घंटे के मैराथन वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिए। 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। और यहाँ से राजस्थान की पॉलिटी से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने आज 4 टॉपिक तो कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी टॉपिक्स में मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। तो यहाँ से आप इनको भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।